इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव क्यों होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है। राधे राधे मित्रों, इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे सवालों का जवाब देखेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी हैं, मैटर किससे बनता है। मैटर आपका जो होता है किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनेगा, यानी किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का मैटर होगा। मॉलिक्यूल के अंदर की बात करें तो मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। और अगर हम एटम की भी फर्दर बात करें, आपका एटम जो होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे सब कुछ एक्सपेरिमेंटल आया, ये सारी चीज़ डिस्कवरी हुई है। तो अगर हम बात करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है सेम इसी के बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो अब इन पे क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि अगर 2 पार्टिकल हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो होता है Fg=G m1m2/r²। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि सेम एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ भी हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि भैया यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें साइंटिस्टों ने सोचा और उस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहला एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को लिया गया, उनको 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। मास ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन, अब दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। उनको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया और उन पे चेक किया गया, उन्हें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया और उनको चेक किया गया कि इस पे ग्रेविटेशनल पुल कितना लगेगा। तो जब ये कैलकुलेट किया गया तो ये वैल्यू आई 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, जो कि बहुत कम है। अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू इतना आई। तो अब क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किए, जबकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर दिए बाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रिपल किए, और जाहिर सी बात है रिपल करेंगे तो किसी न किसी फोर्स के कारण रिपल करेंगे। तो जो उस फोर्स की वैल्यू आई कैलकुलेट करने पे वो आई लगभग 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा, क्योंकि इसकी पावर -67 है और इसकी पावर -24 है। तो ये जो वैल्यू आई, जो यानी जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल किए उस वैल्यू या वो वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा थी, और इस फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये जिसके कारण आया उस कारण को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बोला गया कि भैया यहाँ पे अगर मास ही केवल होता इलेक्ट्रॉन के पास तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, लेकिन इनके पास मास के अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। उस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं, जिस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा है। सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन के साथ भी परफॉर्म किया गया। जब प्रोटॉन के साथ परफॉर्म किया गया उसमें भी 2 प्रोटॉन पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया, जिसका पहला मास m1 = 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और दूसरा भी यही होगा क्योंकि प्रोटॉन के मास आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको भी कैलकुलेट किया गया तो इस पे जो वैल्यू आई ग्रेविटेशनल फोर्स की वो लगभग आई 1.9 इंटू 10⁻60 न्यूटन। अब इस फोर्स से प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर से अगेन ये पाया गया कि प्रोटॉन भी एक दूसरे को एक पार्टिकुलर फोर्स से रिपल कर दिए, और उस फोर्स की वैल्यू अगेन 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन आई।
है ना। तो और देखा गया कि जब ये रिपल किए तो यहाँ बोला गया कि प्रोटॉन के पास भी मास के अलावा एक कोई और प्रॉपर्टी है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके कारण लगने वाला जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। सेम एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन के साथ परफॉर्म किया गया। तो यहाँ पे ये पाया गया कि न्यूट्रॉन एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे हैं, और जिस फोर्स से कर रहे हैं वो फोर्स की वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻24 न्यूटन, जो कि कैलकुलेट किया गया तो लगभग किसके बराबर आई, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। यानी इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल कितना लगेगा उसके ही बराबर ये आई। तो यानी यहाँ से बोला गया कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, इस कारण से न्यूट्रॉन एक दूसरे पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं और एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं। फिर से यही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकुलर फोर्स से। तो अब जिस फोर्स से अब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सवाल ये आता है कि ये फोर्स ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है कि भैया उससे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा होता है, क्योंकि 10⁻60 से ज़्यादा ही वैल्यू आती है, -60 से ज़्यादा ही वैल्यू आती है, तो वो बहुत ही छोटा है। लेकिन ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये लगभग 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन था, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को पुल तो नहीं कर रहे हैं, यानी किसी एक्स्ट्रा फोर्स के कारण कर रहे हैं। वो फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जो अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स आया था, सिमिलर उतना ही फोर्स आ रहा है। यानी यहाँ से एक चीज़ तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे जो भी चार्ज है वो क्या है, इक्वल है ना। तभी ये फोर्स क्या आ रहा है, बार बार इक्वल आ रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी रखे, इलेक्ट्रॉन को रखे, प्रोटॉन को रखें तो यही इतना ही वैल्यू आ रही है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इस पे चार्ज है वो क्या है भाई साहब, पहली बात तो इक्वल है, और वो वैल्यू बोली गई, बात कैलकुलेट की गई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आई। वो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद कितनी आई, इतना आई। और दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनके चार्ज का नेचर उल्टा है, एक का निगेटिव होगा तो एक का पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन रखे गए तो रिपल किए, प्रोटॉन रखे गए तो रिपल किए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखे गए तो अट्रैक्ट किए। इसका मतलब यही है कि इन पे जो नेचर ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो किसी एक का निगेटिव है और किसी एक का पॉजिटिव है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसका पार्टिकुलर नेचर निगेटिव है, और प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसका जो नेचर है वो पॉजिटिव बना गया है ना। इसमें कुछ केमिस्ट्री में अपने पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, ठीक। तो अब वो केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो अब हमको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज। यानी अब अगर किसी के पास चार्ज है तो वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास है। तो अब यही कारण होंगे कि किसी अन्य के पास चार्ज आएगा या नहीं आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोटॉन तो भैया एकदम सेंटर पे होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में चारों तरफ एटम के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है ना। एटम के चारों तरफ क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक। तो अब क्या है कि प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं क्योंकि वो सेंटर पे होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर पे होते हैं। तो अगर किसी अन्य के पास जाने की प्रोबेबिलिटी है तो किस चीज़ की है कि इलेक्ट्रॉन ही कहीं जा सकता है, कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा सकता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, यही एटम से क्या कर सकता है, आराम से थोड़ा निकल सकता है। यानी अब इलेक्ट्रॉन ही कारण है कि किसी अन्य ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से एक सिंपल सी थ्योरी निकल के आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकल के बाहर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल।
अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल के बाहर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो इसमें एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज क्यों आया, इन दोनों सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत प्रॉपरली उसमें हम समझाएंगे इस पे पॉजिटिव क्यों आया, इस पे निगेटिव क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद इस पे पॉजिटिव क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद इस पे निगेटिव क्यों आया।